नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आपके अपने चैनल में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान निर्माताओं ने क्यों संविधान में निहित किया। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रेरणा स्रोत था वह कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था। हम लोग ये भी जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है और भारत के नागरिकों को जो संविधान के अन्य प्रावधानों से अधिकार प्राप्त होता है, उन दोनों में क्या अंतर है। हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या मौलिक अधिकार का संशोधन भारत की संसद कर सकती है अथवा नहीं। फिर हम लोग जानेंगे कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अंत में हम लोग उसका विश्लेषण, जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि उसका स्वरूप क्या है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था संविधान में क्यों की है। तो कारण जाने इसके पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को क्लिक करिए ताकि आपके पास इसका जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार इसलिए दिए कि ताकि भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और साथ ही साथ भारत के नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारत के नागरिकों को मिल सके। भारत के संविधान, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत का संविधान में भाग 3 में अर्थात पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है। ये मौलिक अधिकार भारत की कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार को सीमित करती है। हालांकि हमारा संविधान, हमारा जो मूल अधिकार जो संविधान में निहित है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार से प्रेरित होकर इसको भारत के संविधान में लाया गया है। लेकिन भारत में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है वह पूरी तरह से अमेरिकी मौलिक अधिकार का नकल नहीं है, क्योंकि भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के वहाँ पर न्यायपालिका को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और अर्थात संसदीय प्रजातंत्र और न्यायिक जो सर्वोच्चता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया गया है, एक बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है भारत के संविधान में। इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी भारत में किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है और यदि उसकी शिकायत में तथ्य पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी प्रकार से जो भारत के संविधान में 9 शेड्यूल है जिसमें कि कानून रखे गए हैं, जो कि अगर ये कानून भी अगर किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार कर सकती है। जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार जो नागरिकों को संविधान के अन्य प्रावधानों से प्राप्त हुए हैं उसमें अंतर का सवाल है, तो दोनों के बीच में मौलिक अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करती है आर्टिकल 32 के तहत, जो कि फंडामेंटल राइट्स
का ही पार्ट है, और उसमें अगर इस तरह की बात होती, इस तरह का मौलिक अधिकार की का अगर हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 को इन्वोक कर सकती है। जबकि अन्य प्रावधान जैसे कि आर्टिकल 265 जिसमें कि टैक्स के नागरिकों के टैक्स से संबंधित प्रावधान किया गया है, या आर्टिकल 301 जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित नागरिकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर ऐसे इस तरह की कोई शिकायत होती है तो वह एक सामान्य ऑर्डिनरी सूट के रूप में न्यायालय में उसका निपटारा होता है, या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट उस पर अपना निर्णय दे सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार जो नागरिकों को संविधान के अन्य प्रावधानों से प्राप्त होते हैं उसमें मूलभूत अंतर है। जहाँ तक संविधान के संशोधन का सवाल, तो संविधान में जो संविधान प्रदत्त जो फंडामेंटल राइट्स है उसके संशोधन का सवाल है, तो उसमें यह कहना पड़ेगा कि जब तक कि 1967 तक, जब तक कि गोलकनाथ के केस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था, तब तक संविधान का कोई भी भाग मौलिक अधिकार सहित जो है संसद द्वारा जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत संशोधित किया जा सकता था। इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का संरक्षण या अभिभावक के रूप में कार्य करता था, जब तक कि संसद उसमें कोई संशोधन ना कर दे। वास्तव में कुछ संवैधानिक संशोधन संसद द्वारा किए गए जो कि जिसने कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्णयों को सुपरसीड किया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जो निर्णय थे सुप्रीम कोर्ट के, वे सामाजिक और आर्थिक कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित किया था। उदाहरण के लिए रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और ब्रिज भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 9 सब क्लॉज 2 की यह संकीर्ण व्याख्या की थी, और इस निर्णय को 1951 में पहले संशोधन विधेयक के द्वारा पलट दिया गया था, सुपरसीड कर दिया गया था। उसी प्रकार स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस भोपाल और द्वारकादास वर्सेस सोलापुर स्पिनिंग कंपनी और स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस बेला बनर्जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय को सुपरसीड किया गया। 1955 में जो पास हुआ था 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके द्वारा, लेकिन जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद के द्वारा इस तरह के संविधान संशोधन किए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए उस पर रोक लगा दी गई। जब गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ के केस में जो कि पंजाब राज्य और गोलकनाथ के बीच था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दो पूर्व निर्णयों को शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में उसको पलट दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट जो है या मौलिक अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अर्थात संविधान के द्वारा ट्रांसेंडेंटल पोजीशन प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए कोई भी संविधान के द्वारा जिसको सत्ता प्राप्त है संसद सहित, वह इस पर किसी भी तरह का आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन 1971 में 24वां संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसने कि आर्टिकल 13 और 368 को संशोधित कर दिया, और जिसके द्वारा जो मौलिक अधिकार है उसको भी संशोधन के दायरे में ला दिया गया। और ये संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता था। इस तरह से गोलकनाथ केस की जो बहुमत का जो फैसला था उसको संसद ने पलटने का काम किया। केशवानंद भारती का जब केस सुप्रीम कोर्ट में 1973 में जिसका निपटारा हुआ, जिस पर निर्णय दिया 13 जज की बेंच ने, उसमें
उसने जो है 24वें संशोधन विधेयक को वैध बताया, वैध घोषित किया और ये कहा इस तरह से फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार भी जो है अनुच्छेद 368 के तहत उसका संशोधन कर संसद जो है अब कर सकती थी। उसी प्रकार से आर्टिकल 13 को भी संशोधित करने का अधिकार जो है संसद के पास चला गया। लेकिन केशवानंद के केस में ये साफ साफ कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स का संशोधन करते वक्त बेसिक फीचर्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं, उसको नष्ट नहीं करना है। यह है बहुत बड़ी सीमा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के लिए निर्धारित कर दी थी। और ये जो है, अब ये जो बेसिक फीचर की जो बात केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बेंच ने की थी, उसको तभी पलटा जा सकता है जब इससे भी बड़ी बेंच इसके उलट फैसला दे। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 के सब क्लॉज 4 और 5 को गैर संवैधानिक घोषित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक फीचर, भारत के संविधान का बेसिक फीचर का पार्ट है। कोई भी लॉ इसको न तो समाप्त कर सकती है और न ही छोटा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो वह भारत के संविधान के बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है, उसका उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 32, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, इसलिए ये कोर्ट की ये संवैधानिक ड्यूटी है कि वह मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह का नष्ट करने का प्रयास या उसे छोटा करने का प्रयास न किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को देखना संवैधानिक कर्तव्य है। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान के तहत यहाँ के नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में इसका वर्णन है संविधान में। आर्टिकल 14 यह कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है और सभी को कानून का समान रूप से प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 में सभी नागरिकों को समान रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को अंत करने की बात कही गई है। 1976 में इसको और भी व्यापक बना दिया गया। आर्टिकल 17 के अंतर्गत हर व्यक्ति को, हर नागरिक को किसी भी प्रकार का छुआछूत करने का अधिकार नहीं है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क हो इत्यादि में किसी भी तरह की छुआछूत करना जो है वह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। 1976 में इसको और भी व्यापक किया गया। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति की व्यक्ति का अपमान कर रहा है, तो सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहा है और ये बात न्यायालय में जाती है, तो उस व्यक्ति को 1 से 2 साल की सजा दी जा सकती है अगर ये मामला सिद्ध हो गया। और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। आर्टिकल 18 में के तहत जो टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिश के समय में, उसको समाप्त कर दिया गया और अब नए जो है टाइटल्स नहीं दिए जाने थे। लेकिन 1964 में फिर से भारत सरकार ने उत्कृष्ट सेवा के लिए लोगों को नागरिक सम्मान देने का फैसला किया। इसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के सम्मान जो है उन्होंने भारत सरकार ने शुरू किया। इसको लेकर के कुछ लोगों का इस पर विरोध था कि यह समानता के अधिकार के विरुद्ध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला देते हुए कहा कि नागरिक सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन
इस सम्मान को जिस व्यक्ति को यह सम्मान मिल रहा है वह अपने नाम के न पहले और न बाद में इसे लगा सकता है, टाइटल के रूप में लगा सकता है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 19 नागरिक को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, सभा करने की स्वतंत्रता देता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी अपना निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता देता है और अपने प्रोफेशन को, अपने पेशे को चयनित करने का अधिकार या स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 जो है वैसे अभियुक्तों की को भी ये प्रोटेक्शन देता है। अगर अपराधों से, अगर एक ही अपराध हो, किसी भी अपराध में की सजा के लिए, उसके लिए कोई भी कानून अगर पिछले प्रभाव से लागू करना है, करने का प्रयास किया जाए तो उसको वो निषेध करता है। उसको साथ ही साथ एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार आर्टिकल 21 जो ये लोगों के जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। आर्टिकल 22 में लोगों को गिरफ्तारी और डिटेंशन से बचाता है। आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के अधिकार के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार देता है। इसके अंतर्गत ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग तथा पोस्ट लेबर को यह निषेध करता है। आर्टिकल 24 जो है बच्चों को ऐसे फैक्ट्रियों में रोजगार देने से निषेध करता है जहां उनके स्वास्थ्य की हानि हो, स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़े। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों को देता है। आर्टिकल 25 में लोगों को अपने धर्म को अपनाने, उसकी प्रैक्टिस करने, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 26 अपने जो धार्मिक उनके अफेयर्स हैं उसके प्रबंधन का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 पेमेंट टैक्स देने के लिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देने की स्वतंत्रता देता है। उसी प्रकार धार्मिक शिक्षा के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी भी स्वतंत्रता आर्टिकल 28 देता है। साथ ही साथ धार्मिक रूप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अपने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा करने की भी स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करती है। आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की रक्षा करता है। जबकि आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान है उसको स्थापित करने तथा उसको चलाने का अधिकार देता है। इसी प्रकार आर्टिकल 32 नागरिकों को किसी भी तरह का अगर उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रिमेडी के लिए, उसके उपाय के लिए नागरिक सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं। यह आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों का अधिकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार आर्टिकल 33 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को वह मॉडिफाई कर सकती है। आर्टिकल 34 में जब भी अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो फंडामेंटल राइट्स को या मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है उस क्षेत्र विशेष में। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन के लिए कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 31 के तहत नागरिकों को संपत्ति का भी अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक मौलिक अधिकार के रूप में था। लेकिन 25वें संविधान संशोधन विधेयक 1978 में जो पारित हुआ उसके तहत संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब यह आर्टिकल 300 की तरह एक कानूनी अधिकार हो गया। अब हम लोग इसका जो मौलिक अधिकार है अगर उसका विश्लेषण करें तो हमें 4-5 विशेषताएं समझ में आती हैं। पहला तो यह है कि
फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 के तहत यहाँ के नागरिकों को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करने का आश्वासन दिया गया है। उसी प्रकार आर्टिकल 16 के तहत लोगों को प्रत्येक नागरिक को रोजगार का समान अवसर मिलेगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। आर्टिकल 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, एक जगह से दूसरे जगह जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास बनाने की स्वतंत्रता और अपने पेशे को चयनित करने की स्वतंत्रता देता है। इसी प्रकार आर्टिकल 30 के तहत यहाँ के नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा जो स्वरूप हमें दिखाई देता है मौलिक अधिकार का, वह यह है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि दोनों भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला है आर्टिकल 14 के तहत जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समक्ष जो प्रोटेक्शन है कानून के सामने वो सबको समान रूप से मिलेगा। दूसरा आर्टिकल 20 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर अभियुक्त है तो उसके ऊपर पिछले प्रभाव से कोई भी कानून लागू नहीं होगा। उस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 के में जो पोषण का अधिकार है वो सभी विदेशियों और नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। इसी प्रकार सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान में। यह अधिकार भी विदेशियों को और नागरिकों को दोनों को समान रूप से प्राप्त है। इस प्रकार ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देने का अधिकार जो है दोनों को प्राप्त है। धार्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए भी सभी विदेशियों को और नागरिकों दोनों को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त है। धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या शैक्षणिक संस्थानों में अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार भी आर्टिकल 28 जो देता है वो दोनों को देता है। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं उसमें जो है वो निषेधात्मक रूप से लिखे गए हैं, किए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य जो है किसी को भी वंचित नहीं करेगा कानून के समक्ष, समानता की जहाँ तक समानता का सवाल है कानून के समक्ष वो किसी भी व्यक्ति को के लिए इससे वंचित नहीं करेगा। इसी प्रकार का प्रावधान जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 में है, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 में है, आर्टिकल 20 में है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में है और आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1 में है। तो ये सब जो है निगेटिवली वर्डेड है, अर्थात इसमें निषेधात्मक रूप से इस जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वो निषेधात्मक रूप से नागरिकों को दिया गया है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि व्यक्तियों के ऊपर लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 के तहत नागरिकों को मिलता है, या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 के तहत नागरिकों को दिया जाता है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके ऊपर जो कि विधायिका की जो शक्ति है विधायी शक्ति के ऊपर विधायी शक्ति को सीमित करती है। ये फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 21 है, यह कहता है कि कोई ड्यू प्रोसेस के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को राज्य जो है उसकी जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। हालांकि ड्यू प्रोसेस से जो प्रोसीडियर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उससे नागरिकों के विरुद्ध राज्य कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विधायिका जो है वह स्वतंत्र है, किसी भी तरह के एक प्रोसीडियर का निर्माण करने के लिए वह स्वतंत्र है। किसी भी तरह के जो कि
किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी व्यक्ति के उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके, ऐसा कोई भी प्रोसीड्यूर जो है वो लेजिस्लेचर बना सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा यह इस बिना पर कि वह अनजस्ट है, अनफेयर है या अनरीजनेबल है। इस तरह से कार्यपालिका जो है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है। अगर वो छीनती है तो वह किसी जो कानून है, जो वैध कानून है उसके अनुसार होना चाहिए, और जो एक प्रोसीड्यूर है उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, तभी वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह छीनी जा सकती है राज्य के द्वारा। इसका दूसरा जो एक्सट्रीम है वह है कुछ ऐसे कानून हैं जिसके ऊपर जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर पूरी तरह से वो सीमित करता है लेजिस्लेटिव पावर को। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो विधायी शक्ति को पूरी तरह से सीमित करता है, और लेजिस्लेचर के पास ऐसे अधिकारों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 15, 17, 18, 20 और 24 में जो अधिकार निहित किए गए हैं वे उन अधिकारों पर लेजिस्लेचर का कोई अधिकार, कोई कंट्रोल नहीं है। इन दोनों के बीच कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 के तहत जो कि गारंटी देता है, वह लेजिस्लेचर को यह पावर देता है कि वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वह लगा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार जो है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेचर लगा सकता है, ताकि जनहित जो है वह उसकी रक्षा की जा सके। संविधान ही कार्यपालिका और विधायिका दोनों को यह अनुमति देता है कि वह कुछ अपवाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत कुछ अपवाद वह ला सकता है। इसका आधार जो है वह पब्लिक ऑर्डर अर्थात सामान्य व्यवस्था और सामान्य नैतिकता जैसे आधार होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो भारत में नागरिकों को दिया गया है वो काफ़ी व्यापक है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। इसके स्वरूप जो है इसका मल्टीफेसेटेड स्वरूप है, कोई एक स्वरूप में इसको हम बांध नहीं सकते हैं। कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त है तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। कुछ अधिकार सकारात्मक हैं तो कुछ अधिकार निषेधात्मक हैं। कुछ अधिकारों के ऊपर लेजिस्लेचर का थोड़ा सा नियंत्रण है तो कुछ अधिकारों के ऊपर लेजिस्लेचर का पूरा नियंत्रण है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेचर को यह कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान यह अनुमति देता है कि वह लार्जर पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में उसको सीमित किए रहे। इस तरह फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो हमारी चर्चा है इसको मैं यहीं पर खत्म करूंगा और आपसे आज्ञा लूंगा। एक बार अंत में मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।